नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर टनल का उद्घाटन किया है। ई मोड पर यह उद्घाटन किया गया और दारपुक शेख दौलत बेग ओल्डी रोड पर अब साल भर निर्बाध आवाजाही रहेगी। ये बड़ी अपडेट, जहां रक्षा मंत्री ने लद्दाख में बीआरओ के 41 नए प्रोजेक्ट्स का भी राष्ट्र को आप देखिए किस तरह से इसका बड़ी सौगात के तौर पर सामने रख दिया है, इसे समर्पित कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में भी नहीं, यहाँ अब शेख टनल की छत दिखेगी, यानी कि आप दुश्मन अगर इसे गिराने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए किस तरह से सैटेलाइट इमेज में भी ये शेख टनल की जो छत है वो नहीं दिख पाएगी। डिजाइन ने भी इसकी सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी है, यानी कि जो डिजाइन किया गया है उसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। बड़ी अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेया में दारबुक शेख दलूक बेग ओल्डी रोड पर बनी हुई अहम शेख टनल का ई उद्घाटन किया और उद्घाटन समारोह रंगमंचन ऑडिटोरियम हॉल में हुआ है। करीब 982 मीटर लंबी इस टनल को इस इलाके के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक टनल के खुलने से न सिर्फ सेना के जवानों बल्कि स्थानीय लोगों को भी आने जाने में आसानी होगी। ये इलाका मानसून के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से अक्सर बंद रहता था, जिससे ट्रैफिक पर बहुत असर पड़ता था और टनल के उद्घाटन के बाद अब पूरे साल बिना रुकावट कनेक्टिविटी हो सकेगी, खासकर बॉर्डर पोस्ट और आसपास के गांव तक। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर के अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इस पूरी टनल का आप देखिए किस तरह से आज लोकार्पण करने की कोशिश की है, समर्पित इसे कर दिया गया और यहाँ अहम प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है, उसका भी ई उद्घाटन किया गया। अकेले लद्दाख में 41 नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं, जो बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की सरकार की कमिटमेंट को दिखाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये जो शिवक टनल है, इसकी छत को आसपास के नेचुरल माहौल के साथ इस तरह से जोड़ा गया है कि सैटेलाइट इमेज में भी ये टनल नहीं दिखेगी। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने यहाँ आप देखिए अपनी बात भी रखी, लेकिन फिलहाल रक्षा मंत्री के साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता भी मौजूद थे। तो एक और बड़ी खबर, जहां पर उरी में ऐतिहासिक नंद सिंह ब्रिज का भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली तौर पर उद्घाटन कर दिया है। ये बड़ी खबर, और उद्घाटन समारोह में बीआरओ के सीनियर अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी मौजूद थे। हाजी पीर नाले पर श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड पर बना ये पुल दर्जनों गांव को उरी तहसील हेडक्वार्टर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाकों को। 2005 के भयानक भूकंप में ये ऐतिहासिक पुल बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसके बाद बीआरओ ने एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जो कई सालों तक इस्तेमाल में रहा है। नया पुल जो जुलाई 2025 में बनकर तैयार हुआ था, अब यहां पर ऑफिशियली आम लोगों के लिए खासकर खोल दिया गया है, यानी कि आधिकारिक रूप से आप देखिए किस तरह से इस पर काम हो गया है। अब आवाजाही सुगम होगी। ये पुल कभी भी क्रॉस जो कि एलओसी ट्रेड है और कमांड पोस्ट तक पीस बस सर्विस का भी एक मुख्य रास्ता था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से ये आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया और इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए सफल हुआ है क्योंकि कनेक्टिविटी मजबूत रही। और राजनाथ सिंह ने आगे ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना ही असरदार तरीके से किया गया। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना की आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरिया के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी है।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरिया के नागरिकों का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है वह भी अपने में इनक्रेडिबल है। मैं लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर एरिया के हर नागरिक को हमारी आर्म फोर्सेज का सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। यह कोऑर्डिनेशन, यह म्यूचुअलिज्म ही हमारी पहचान है। हमारा आपसी जुड़ाव ही हमें दुनिया में सबसे अलग पहचान दिलाता है। साथियों, न केवल सिक्योरिटी, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के संबंध में भी हमारी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज केंद्र शासित प्रदेश की अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर JKS और साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एग्जाम सफलतापूर्वक करा दिया है। ये बड़ी अपडेट, हजारों उम्मीदवार वहां पर पहुंचे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर और सुबह से ही आपने देखा कि भीड़ किस तरह से वहां लगी रही। सभी सेंटर्स पर कड़ी निगरानी के साथ ये पूरी तरह से एग्जाम को कराया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी और एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने लगातार कमर कस दी है। लेकिन बताते चले कि यहाँ आप देखिए JKS की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है सफलतापूर्वक कराया गया। ये एक का एग्जाम यहाँ 2 चरणों में हुआ है। पहला सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक यहाँ हुआ है। और बड़ी संख्या में कैंडिडेट सुबह सुबह एग्जाम सेंटर्स पर पहुंच गए थे। लेकिन जिससे इस कॉम्पिटिटिव सर्विस जो सिविल सर्विस का एग्जाम है इसके लिए उनके जोश का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इतनी ठंड में भी बच्चे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं, अभ्यर्थी बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं। एग्जाम के दौरान सभी सेंटर्स पर कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए खास कदम उठाए गए हैं। और कैंडिडेट्स ने यह भी कह दिया कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंतजाम बिल्कुल सही किए गए थे और JKS एग्जाम जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक माना जाता है और हर साल हजारों युवा अपने करियर के सपनों को पूरा करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। लेकिन आज के प्रिलिमिनरी फेज के बाद सफल कैंडिडेट्स को जल्द ही मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा और कैंडिडेट्स और जनता की उम्मीद ये है कि रिजल्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से समय पर जारी किया जाएगा। लेकिन कल तक आपने देखा इस पर सियासत किस तरह से तेज थी, आपको बढ़ाने की भी बात कही गई थी लेकिन ताकि शायद ये एग्जाम स्थगित हो जाए। लेकिन अभी भी आप देखिए किस तरह से ये एग्जाम स्थगित नहीं हुआ, एग्जाम लिया गया लेकिन भारी तादाद में अभ्यर्थी वहां पहुंचे। ठीक थी सर, अच्छी व्यवस्था थी, कुछ प्रॉब्लम आई नहीं ज़्यादा, स्टाफ भी अच्छा था, कंप्रोमाइज़ कर रहे थे अच्छे से। पेपर ना करंट से ज़्यादा आया था, हाँ, और EVS और साइंस एंड टेक का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था और जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं लाइक पॉलिटी और हिस्ट्री जियोग्राफी वो इस पर काफ़ी कम देखने को मिली। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा हुआ था लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्ज़ाम लग रहा था क्योंकि जैसे स्टैटिक्स में से पहले जो ज़्यादा क्वेश्चन होते थे, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन होता है इस बार एक तो करंट से ज़्यादा आया हुआ था और दूसरा ये कि साइंस एंड टेक और EVS में मेजर पोर्शन था। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट, उसमें से कम। हाँ, पेपर मतलब मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं, तो काफ़ी सारा हो गया, अब देखते हैं। तो PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली में हुई हालिया घटना ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आज विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सिविल सोसाइटी सदस्यों, खासकर युवाओं से मुलाकात की और उनकी परेशानियां भी जानी हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग देश में अपनी सुरक्षा को लेकर आंशित हैं और अभी भी आप देखिए आशंकित अगर हैं तो वे दबाव या दमन के माहौल में नहीं जीना चाहते बल्कि सामान्य और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र के सभी जो हालात हैं उनसे भी बात कही। उन्होंने केंद्र के सब ठीक है ये बड़ी बात और ये वाला जो बड़ा दावा है उस पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि अगर हालात इतने अच्छे हैं तो दिल्ली जैसी घटना यहाँ कैसे हो गई। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली में बैठे लोग जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। उसने कब, जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के
तो हमने सोचा, पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार है। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहां भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की उनसे भी बात करें, क्योंकि यहाँ काफी लोगों के अप्रहेंशन है कि जो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ जो सलूक वहाँ किया जाता है वो ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं उसके बारे में, और जो जम्मू कश्मीर की असली समस्या है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप मुफ्ती साहब के साथ बनाया था जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, हम तो ये नहीं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर कहीं भाग जाएगा, नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क के बीच में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है। यूएपीए, पीएसए, एनआईए और जो बाकी एजेंसीज के दोस्त दबाव की वजह से नहीं, बल्कि खुशी से सर उठा के हम जीना चाहते हैं और उसके लिए रिकंसिलेशन जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों के साथ जो इस वक्त बहुत ही दिल अजूरदा हो गया है, बहुत ही उदास है, बहुत ही गमजदा है, उनके साथ दिल जोड़ने की जरूरत है। और इसमें पीडीपी का जितना भी रोल बनेगा, हम कोशिश करेंगे एक ब्रिज बनने की मुल्क के बीच में और जम्मू कश्मीर के। तो हरियाणा में आयोजित अंतर्राज्यीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर खिताब जीत लिया है और इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे रियासी के 57 वर्षीय नदीम भट्ट। 2 बार मैन ऑफ द मैच बनने वाले नदीम ने फाइनल में 16 रन देकर 8 विकेट झटके और भारत की जीत पक्की की। और जिस उम्र में खिलाड़ी मैदान से दूर हो जाते हैं, उस उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमदार प्रदर्शन कर नदीम भट्ट ने इतिहास रच दिया। घर वापसी पर रियासी में उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि ये जीत मां वैष्णो देवी की कृपा और युवाओं को प्रेरित करने का मेरा संकल्प है। देखिए सर, इसके पहले मैं काफ़ी नेशनल खेल चुका हूँ। तो इससे पहले हमारी एक सीरीज हुई थी यहाँ 3 टीम स्टेटों की, उसमें मैं बेस्ट प्लेयर रहा था। उसकी वजह से मेरी यहाँ सिलेक्शन हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये पहला हमारा सीरीज रही नेपाल के साथ और 3-0 से हमने उनको पूरा हराया है, उनको 3-0 से। और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैं 2 मैचों में मैन ऑफ का मैच रहा हूँ और मैन ऑफ का सीरीज़ भी मुझे दिया गया था। लेकिन कुछ हमारी एसोसिएशन की वजह से उन्होंने बोला कि 3 कैप्टन हैं, मैं एक मैच में मैं कैप्टन भी रहा इंडिया का। तो उन्होंने बोला कि तीनों मैच कैप्टनों को ये मैन ऑफ का सीरीज़ डिवाइड कर देते हैं। तो फिर तीनों को डिवाइड कर दी उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं 2 मैचों में मैन ऑफ का मैच रहा हूँ। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी। मैंने 9 विकेटें ली हैं 3 मैचों में और 60+ रन भी किए हैं। टीम के तौर पर जो है वो आज इन्होंने भारत को जो है वो लीड किया है और आज हमारे रियासी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि नदीम जी पूरे रियासी के एक जो है वो चहीते हैं और रियासी में काफ़ी इन्होंने क्रिकेट को जो है वो बूस्ट दिया है। अभी तक अगर क्रिकेट को ज़िंदा रखा है, मैं भी तो नदीम जी की बदौलत है जो है वो क्रिकेट ज़िंदा है अभी रियासी में। तो रियासी के बड़े सारे नौजवान इनसे जो है वो कोचिंग भी लेते हैं और मैंने इनसे अभी भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अब आप जो है वो एक चर्चाओं का विषय बन चुके हो पूरे भारत में, क्योंकि आपने भारत की टीम को रिप्रेजेंट किया है। और हम चाहते हैं कि आप रियासी में भी नौजवानों को कंटिन्यू जो है वो टिप्स देते रहें, इनको कोचिंग देते रहें और अभी नौजवानों को इनसे सीखने की भी ज़रूरत है। फिलहाल ये आगे भी और मैचेस खेलेंगे, दुबई में मैच खेलेंगे, जैसे इन्होंने जिक्र किया नेपाल को हरा करके आए हैं। तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रियासी के लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व का दिन है। हम चाहते हैं कि आगे खेलें और फलें और इसी तरीके से अपने
और शाखाएं जो है वो तैयार करें, जिससे हमारे रियासी का नाम रोशन हो। आईपीएल मैच में भी जाकर के शिरकत दें वहाँ के, यहाँ के रियासी के नौजवान। देखिए, रियासी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर आज तक मैं सोचता हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है ये क्रिकेट को दी है। इस ग्राउंड के अंदर उन्होंने एक एक दिन बिताया हुआ है और यहाँ की जितना भी यूथ है मैं सोचता हूँ सारे सबके लिए ये इंस्पिरेशन रही है और हमेशा इन्होंने स्पोर्ट्स को ही तरजीह दी है, ताकि जो भी लोग हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन दी कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आओ, अपनी फिजिकली फिटनेस को अपना राइट रखो। और दूसरी बात ये कि यहाँ ये जो अमरसिंहपुरा क्षेत्र भलेसा में आज सुबह करीब 6 बजे एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब एक कच्चा ढांचा अचानक ढह गया और इस हादसे में ढांचे के भीतर मौजूद यहां 50 से ज्यादा भेड़ें मलबे में दबकर मर गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। जानकारी के अनुसार ढांचा कमजोर होने के चलते अचानक गिर गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसान का परिवार, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है, समय रहते बाहर निकल गए और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित परिवार भी यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। उनकी आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन ही था, इसलिए प्रशासन से तुरंत आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास मुहैया कराने की अपील की जा रही है। फिलहाल प्रशासनिक टीमें स्थिति का आंकलन कर रही हैं। तो कठुआ में स्टूडेंट सोशलिस्ट फेडरेशन ने राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली के विरोध में हटली मोड़ पर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि रोजमार्ग यहाँ देखिए किस तरह से ये काम रहता है, यानी कि रोजमर्रा का यहाँ जिस तरह से प्रदर्शन रहता है लोगों का, क्योंकि सड़कें खराब है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो छात्रों ने यह भी कह दिया कि राजमार्ग की खराब सड़कें दुर्घटनाओं के लिए लगातार खतरा पैदा कर रही हैं और प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन और राज्य सरकार से मार्ग की मरम्मत जल्द कराने की मांग की। छात्र नेताओं ने बताया कि स्थानीय लोगों को भी रोजाना आवागमन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो आगे बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जाएगी। शायद इस कमीशन की वजह से बहुत से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ऐसी कंपनीज को दे दिए जाते हैं जिनके पास ना तो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, ना ही प्लानिंग, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ना ही मैन पावर, जिसके कारण चंद महीनों में पूरे हो जाने वाले प्रोजेक्ट्स इसकी एक जीती जागती मिसाल है। चंद महीनों में पूरा हो जाने वाला ये काम पिछले कई सालों से लटका पड़ा है और बीते इन सालों में रोज इसी सड़क पे लाखों हादसे होते हैं, वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, लोग घायल होते हैं, कई लोग अपनी जान तक इन हादसों में गंवा चुके हैं। रोज यहाँ पर घंटों जाम लगते हैं, जाम में रोज राहगीर फंसते हैं, रोज एम्बुलेंसेस फंसती हैं, मरीजों को समय पे उपचार नहीं मिल पाता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी चैन की नींद सोया हुआ है। हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, कंसर्न्ड मंत्रालय सब के सब चैन की नींद सोए हैं। सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा के आज हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगली बार अगर आपने हमें मजबूर किया, जल्द से जल्द इस काम को पूरा ना किया तो हम जरूर नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे और उसकी जिम्मेवारी, उसकी जवाबदेही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होगी। स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य ने जम्मू में आज विश्व की अमन चैन को लेकर आप देखिए हवन यज्ञ किया है और अमन चैन को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया। इस हवन यज्ञ में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर इस यज्ञ में आहुति डाली और स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य ने कहा कि वेद हमारे जीवन के भीतर से बदल देते हैं और यानी कि वेद जो है वो हमारे जीवन के भीतर को बदल देते हैं और ये भय को दूर कर साहस देते हैं, अज्ञान को मिटाकर स्पष्टता देते हैं। इनमें न केवल आध्यात्मिक सत्य है बल्कि जीवन जीने का शाश्वत मार्ग भी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वेदों को अपनाता है उनके विचार, व्यवहार और दृष्टि सब परिवर्तित हो जाते हैं।
घर के काम भी करो, विद्वानों से भी संपर्क करते रहो, उनसे वेद विद्या संस्कृत का ज्ञान सुनते रहो। सुनना तप है, पढ़ने के लिए भगवान ने कहीं आज्ञा नहीं, वेद पढ़ने के लायक नहीं है। वेद भगवान ने कहा सुनने हैं, पढ़ने के लिए होते तो भगवान कहता है मैं किताब दे देता तुम्हें। मैंने तो कोई किताब नहीं दी, कोई कागज नहीं दिया, मेरे अंदर से वेद निकले हैं और ऋषियों के हृदय में प्रकट हो गए हैं। ऋषियों ने मुंह जुबानी याद किए और आगे अपने शिष्यों को दिए। तो इसलिए जो जम्मू में भी हम आए हैं, सारा देश हम सब का है, किसी एक का नहीं। तो जगह जगह ये प्रचार करते हैं कि भाई वेदों की तरफ लौटो। 3 युग हमारे वेदों की छाँव में थे और सुख थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। एक ही पारिवारिक झगड़ा हुआ था, महाभारत का युद्ध, वो भी भगवान राम ने जीता था। ये बाबा वनखंडी दास जी के एक ही शिष्य थे। इनको बचपन से ब्रह्म की बहुत चाह थी। बाबा वनखंडी दास जी ने इनको बहुत बार निकाल दिया, लेकिन ये उनकी शरण में चले गए और वहाँ से इनको ब्रह्म प्राप्ति 1979 में ये नित्य अष्टांग योग का अभ्यास उनसे सीखा और ये 1979 में इनको मोक्ष प्राप्त हो गया, समाधि। उस टाइम इनका शरीर नहीं दिखता था, बस एक लो सी थी जो पूरे वातावरण, पूरे जितना भी वहाँ एरिया था उसमें फैल चुकी थी और इनका आसन हवा में चला गया था। ये इनका हवा में आसन चला जाता था और ये वेदों का ज्ञान जो है वो पूरे विश्व को देते हैं। श्री गुरु रविदास सभा कृष्णनगर जम्मू की ओर से आज एक मुफ्त यहाँ स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। और इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जो कि अमित भसीन है, उन्होंने यहां शिरकत की और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अत्यंत जरूरी है। शिविर के दौरान विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें जरूरी परामर्श दिए और दवाएं भी वितरित की। साथ ही हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप और सामान्य बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता भी फैलाई गई। कि हॉल पूरा भरा हुआ है, प्रोग्राम इनॉग्रेट हुआ, बहुत सारे लोग पेशेंट जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि एक टीम डॉक्टर्स की जिसमें बहुत सारे सीनियर कंसल्टेंट भी बैठे हुए हैं और हर एक बीमारी का इलाज के लिए जो भी स्पेशलिस्ट हमारे हैं वो यहाँ आए हुए हैं, आपने देखा होगा। और कैंप की जो स्पेशल फीचर ये हैं कि इसमें टेस्ट भी हो रहे हैं और फ्री मेडिकल जो है, मेडिसिन जो है वो भी फ्री दी जाएगी है। और मैं तमाम आए हुए पेशेंट्स को, तमाम आए हुए डॉक्टर्स का एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूँगा कि जो इस मेडिकल कैंप में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं आपके मीडिया कर्मियों को भी थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने समय निकाल के काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे हैं और आपने इस प्रोग्राम को कवर किया। गुरु रविदास सभा की तरफ से आप सब लोगों को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। ये अच्छी एक पहल है मेडिकल कैंप जो गुरु रविदास गुरुद्वारा में लगाया गया है। एक अच्छी पहल है, आने वाले टाइम में और भी करेंगे। जो भी नीडी लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है वो यहाँ पे आएँ और अपना इलाज करें। एक अच्छी शुरुआत है। आजकल की जो 40+ लोग हैं। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।